हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर परेशान थे कि मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो कब करवाओगे आप। और मैं आप लोगों को जैसे कि बता रही थी कि मैंने डीयू की सीरीज को कंप्लीट करना था, पहले वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली इग्नू के स्टूडेंट्स के अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के 14 से हैं, किसी के 16 से हैं, ऐसे इस तरीके से हैं। बट जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो 26 जून को होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि उससे बहुत दिन पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करा दूं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो डिले हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू की सीरीज चल रही थी। उसके बाद मैं इग्नू के कुछ बीकॉम एफ के जो बच्चे थे उनके लिए कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं अपलोड हुई थी, तो वो कर रही थी मैं। साथ में आप लोगों के लिए मैंने इंडियन इको और जो सब्जेक्ट रह गया था उसका मैंने जो क्या कहते हैं मतलब इसका गेस्ट पेपर जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप पढ़ पाओ। और वो काफी हद तक इनफ है। और जैसे ही टाइम बच जाएगा तो मैं उनका भी सिलेबस वन शॉट कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अब आप इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये रहा आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। जिन बच्चों ने ले लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनको लेने की इच्छा है वो ले सकते हैं, बट कुछ कंपल्जन नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को साथ बताना चाहती हूँ कि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, और आंसर जो है इसके जो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं और या फिर कोई अनदर कोर्स करते हैं और उनके पास पेपर से सिर्फ 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले या एक रात वो पहले पढ़ पाते हैं। तो काफी सारे बच्चों की डिमांड्स पे हम लोगों ने ये रेडी कराया है। ठीक है, ये गेस्ट पेपर रेडी कराया है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद फॉर्मूलेज, यानी कि सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी, सब कुछ एक ही किताब के अंदर मिलने वाला है। और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं तो ये काफी लेंदी हो जाता है। तो लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, वहां पर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक मैं सारे अपलोड कर दूंगी, सारे टॉपिक के पहले से ही अपलोड कर दूंगी। फिर जैसे जैसे मैं टॉपिक कराती जाऊंगी, फॉर्मूले ये रहे, थ्योरी ये रही। और इग्नू के स्टूडेंट हो आप लोग तो थ्योरी भी पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, डिफरेंस वगैरह सब कुछ है। फ्लो चार्ट वगैरह आप देख सकते हो किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनवाए हैं, सो दैट जो है ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब कुछ मेंशन्ड है इसके अंदर। ठीक है, अलग से पेज पे फॉर्मूले भी मेंशन करवा दिए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर जैसे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है उसके स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो हर तरीके की चीज हमने इसके अंदर प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे है। ठीक है, तो अभी टाइम लिमिटेड है, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई और सब्जेक्ट में आपकी बैक है ईवीएस वगैरह में, तो उसके लिए भी हमने बिल्कुल रेडी करा दिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से 90% आने के चांसेस है आपके पेपर, उसको रेडी कराया है। और लास्ट 3 इयर्स के पेपर भी हमने इसके अंदर एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी। ठीक है, अगर आप लोग ड्यू के स्टूडेंट हैं या फिर आप इग्नू के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैंने आपको लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन की थी वो करा दिया था। उसके बाद मैंने यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल की जो ऊपर जो आपके बजट्स थे कितने प्रकार के होते हैं वो सब डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद की ये वीडियो है। ठीक है, यानी आप इसको ये बोल सकते हैं जो हमारा बजट वाला चैप्टर चल रहा था, यूनिट नंबर 2 या 3 की बात करें, तो अब हम फाइनल स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि इग्नू के अंदर कोड है BCOE 142। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 जो चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बजट्स का इंट्रो दे दिया था कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और उनके फीचर्स वगैरह भी बता दिए थे बजट्स के। तो अब जो हमारा है वो है कैश बजट। ठीक है, कि हमें अगर कैश बजट बनाना होता है, सबसे पहले तो कैश बजट बनाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं पहले ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें किस तरीके से फॉर्मेट होता है वो समझेंगे, सो दैट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख रही हूँ 8178359562 पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट का मींस क्या है, सबसे पहले तो बजट का मतलब समझो। ठीक है, कि बजट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बजट के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, बट अगर हम बजट की बात करें तो हम बजट क्यों बनाते हैं और अलग अलग बजट क्यों बनाए जाते हैं, तो देखो भाई,
हमारे जो घर का बजट होता है वो बहुत डिफर होता है, ठीक है। जो हमारे घर का बजट होता है बहुत ही अलग होता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हमें घर का बजट बनाना होता है, हम कॉपी लेके और एक जो है पेन लेके बैठ जाते हैं और इनफॉर्मल या कैसे भी तरीके का बजट बना लेते हैं, वो काम चल जाता है। लेकिन जब हमारी बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो बजट होता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स पॉलिसीज फॉर अ गिवन पीरियड टू बी यूज ऑफ गाइड, ठीक है। एक तरीके का ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं इन दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है वो क्या, बजट। तो हमने बजट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, पिछली वीडियो नहीं देखी तो मोस्ट प्रोबेबली देख लेना, सो दैट ये समझ आएगा। तो बजट जो है, ठीक है, बजट समझ आ गया हमें। अब बजट के बाद आता है, बजट के टाइप्स में आता है कैश बजट। कैश बजट बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आता है रिसिप्ट पेमेंट मेथड, सेकंड आपके पास आता है एडजस्टेड पीएनएल मेथड, थर्ड आता है बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो यहां पे लिखा भी गया है कि कैश बजट एक्चुअल में होता गया है। तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि कैश बजट में क्या क्या चीजें आती है। नाम से समझ में आ रहा, कैश, कैश मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है। कैश का आना जाना, यानी कि कैश पेमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को कितना कैश पे करना है। और कैश रिसिप्ट मतलब आना, रिसिप्ट मतलब रिसीव, यानी कि कितना पैसा कैश में रिसीव होगा और कितना पैसा कैश में जाएगा। ये इनका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है इसकी फोरकास्टिंग करना, ठीक है, एस्टिमेट करना, यानी कि एस्टिमेशन लगाना रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे ना 3 मेथड दिए गए हैं कैश बजट को बनाने के लिए। तो जो सबसे मेन हमारा बजट आता है, वैसे तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिटेल्ड है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो बिजनेस हैज सफिशिएंट कैश अवेलेबल, ये सारी चीजें कैश बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये पता चल सके कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या क्या हमारे बिजनेस के पास इतना फंड अवेलेबल है, क्या कि कैश इतना अवेलेबल है, सो दैट जो आगे हमारी फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग कैश बजट बनाते हैं। आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर में अगर किसी भी चीज का कोई मैरिज है या कुछ भी फंक्शन है या फिर नॉर्मल भी आप बजट बनाते हो, तो आप चीजों को एनालाइज करते हो ना कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, फिर आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप लोग बजट बनाते हैं। तो सोचो जब आप अपने घर के अंदर बजट बनाते हैं, तो जब ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वो क्यों ना इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में जानना चाहेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे किसके, कैश बजट बनाने के, ठीक है। तो कैश बजट बनाने के लिए, तो अब मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया है जिसमें आपको मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट, कि आपने अगर कैश बजट बनाना है तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वो होता है हमारा कि सफिशिएंट जो कैश है वो अवेलेबल है या नहीं, ताकि हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक तो ये है कि हम लोग कैश बजट इसीलिए बनाते हैं, इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश सफिशिएंट है या नहीं। नंबर 2 आता है कैश का एक्सेस, ठीक है, कि कैश हमारा एक्सेस में है या फिर शॉर्टेज में है। यानी कि अगर एक्सेस में है तो हम कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और हम फ्यूचर चीजों पे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे कैश के अंदर शॉर्टेज है यानी कि कमी है, तो उससे क्या होगा, तो शॉर्टेज होगी तो हमें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, कैश बजट से ही पता चलता है कि एक्सेस में है कैश या फिर शॉर्टेज में है। तो देखो भाई, मैं ऑलरेडी आपको ये सिलेबस डिस्कस डिटेल में ही करा रही हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं जो है आपको जो है ये करा रही हूँ। और उसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी करवा दूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद आता है बेसिस फॉर क्रेडिट, यानी कि जो आपका उधार है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट की अगर बात करूं, ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उधार चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। क्रेडिट की भी बात करें तो उससे ये भी पता चलता है, ठीक है, कि रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, उधार कितना लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें भी हमारे कैश बजट से पता लगती हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो आता है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोग कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म का जो
खर्चा है वो एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसके लिए हमें बोरो करना पड़ेगा या हमारे पास फंड उतना अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन बताता है? हमारा कैश बजट बताता है, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो है अपनी कैश की पोजीशन, वो भी बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें डिक्लेयर कर देता है कौन? कैश बजट। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आप लोगों की ऑब्जेक्टिव की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मैंने उसका लिंक दिया है, वैसे तो पब्लिक अकाउंट है, और नया वाला ज्वाइन करना, पुराना वाला नहीं करना, ठीक है। और जो नया वाला है चैनल, उस पे अभी सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि वो अभी क्रिएट किया गया है, ठीक है। काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा, बट वो ज्वाइन कर लो क्योंकि एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिकल के विद आंसर्स में क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है विद आंसर्स डालने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए, और भी बहुत कुछ वहां पे आने वाला है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको नहीं करना है ज्वाइन तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके फायदे के लिए है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैम आप नोट्स के या फिर टेलीग्राम का बोल रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखो भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है सबसे पहला, तो ये काफी डिटेल मेथड होता है। तो द मेथड इज यूजुअली यूज फॉर शॉर्ट टर्म कैश फॉरकास्ट, की कैश की फॉरकास्टिंग की जा रही है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, जो शॉर्ट टर्म कैश होता है ना उसके लिए ये मेथड यूज होता है। एंड द कैश बजट बिगिंस, यानी जो हमारा जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, कैश जो बजट है वो कहां से शुरू होता है? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्मेट भी करवाऊंगी आपको, ठीक है, लेकिन अभी ये समझ लो, मेन ओपनिंग बैलेंस है ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से ये स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? कैश की रिसिप्ट जो होती हैं वो प्लस होती हैं सारी की सारी, यानी डिफरेंट सोर्सेज जो कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब मैं एरो बना रही हूँ, पैसा आना, क्या बताया मैंने? पैसे का आना, ठीक है। रिसिप्ट यानी रिसीव हो रहा है, यानी जब पैसा आएगा तो। अब नेक्स्ट आता है कि कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में क्या है कि हमारी जितनी पेमेंट हुई है, पैसा हमारी जेब से गया है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट है या रेवेन्यू अकाउंट है, तो इतनी बात क्लियर है। तो इतना समझो कि पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, और उसके बाद ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस रिजल्टिंग फिगर आपके सामने होगी, ठीक है। लेकिन उसमें अब क्या क्या चीजें प्लस करनी है, यानी कैश रिसिप्ट में क्या क्या आएगा एंड कैश पेमेंट में क्या आएगा। तो कैश रिसिप्ट की बात करूं तो उसमें कैश सेल आती है, जितनी सेल हुई कैश में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमने जितना पैसा कलेक्ट किया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लोन्स हो गया, सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स हो गया, यानी कि हमने कोई बड़ी कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचा, ठीक है, सेल कर दिया तो उससे पैसा आ गया। एंड मिसलिनियस कोई भी चीज है, सोर्सेस से कोई पैसा आ रहा है, क्रेडिट सेल है, एंड एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है? क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है? टाइम लैग करता है। टाइम लैग कैसे? मान लो कि मैंने कोई भी सामान इस महीने बेचा, उसकी पेमेंट मुझे 2 महीने बाद आ रही है, ठीक है, तो बीच का जो टाइम पीरियड आ रही है उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, टाइम लैग आता है, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगी और वो भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट यानी कि जो हमारी बिजनेस है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पेमेंट किस चीज की करेगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल परचेज करना, कोई डायरेक्ट लेबर हो गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट्स, डिविडेंड्स, ये सारी चीजों पे जब पैसा जाता है तो माइनस करना है। इतनी बात समझ आई आपको? आई होप आपको क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं कैश बजट जो हमारा बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, सिर्फ उसमें कैश की ट्रांजेक्शन आती है, तो किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, मंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसके अंदर रिसिप्ट आएंगे, रिसिप्ट को आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कैश सेल्स लेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपने डेटर्स के साथ डेटर से कलेक्शन किया, कॉल मनी ऑन शेयर्स है, लोन रिसीव है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट है, अदर कोई रिसिप्ट है तो आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और हर मंथ का अपने अपने कॉलम्स में चला जाएगा, फिर टोटल ए होके नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट आप माइनस करेंगे, यानी कि जो कैश परचेज है वो आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर है वो आएगा, वेजेस एंड सैलरी आएगा क्योंकि पैसा गया है, इंटरेस्ट एंड पेबल वो भी गया माइनस, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी माइनस, लोन रीपे किया पैसा गया माइनस, टैक्स दिया माइनस, डिविडेंड गया माइनस। तो आपको क्या करना है? पेमेंट माइनस और रिसिप्ट प्लस, ठीक है। तो दोनों को अपने कॉलम में डालने के बाद टोटल ए एंड बी करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ए माइनस बी करके। तो इस प्रकार से ये कैश बजट का। अब आते हैं एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस मेथड पे, जो कि हमारा नेक्स्ट है। ये हमारे लॉन्ग टर्म कैश फॉरकास्ट के लिए होता है कि लंबे समय के लिए अगर हमें कैश की फॉरकास्टिंग करनी है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड होता है। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स होता है ये हमारे बिजनेस का, ये तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट,
ठीक है। प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट जो होता है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाता है कैश फिगर में बाय प्रिपेयरिंग एन एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट की। आपने जैसे ही अपनी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी कर दोगे तो आपकी जो भी फिगर्स हैं वो निकल के आ जाती हैं, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बता देता है कि कैश कितना अवेलेबल है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन कैश। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें समझनी है। वहां पे क्या था, बात कैश की हो रही थी, जो कि कैश से रिलेटेड था। कैश में पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, कैश में पैसा जा रहा है तो माइनस कर दो। बट यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि अपना कैश बजट का फॉर्मेट किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर से अमाउंट, और अमाउंट का कॉलम है जिसमें आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ले लेंगे जिसके अंदर बजटेड नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस में। फिर प्रोविजन एंड रिजर्व को ऐड करना है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है उसको प्लस करना है, एक्यूरेट एक्सपेंसेस है तो उसको प्लस करना है, करंट एसेट गिर रही है डिक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको भी ऐड करेंगे, इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर वो ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट वो भी ऐड होगी, ठीक है। देन उसका टोटल करेंगे तो टोटल अवेलेबल कैश ए आ जाएगा। और उसके बाद लेस क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जब चीजें जा रही हैं, ठीक है, हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं यानी कि पेमेंट हो रही है तो माइनस करेंगे, और पैसा आ रहा है तो प्लस करेंगे ऊपर। तो रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा वो माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि आपने फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट करी है तो आपने परचेज किया, पैसा गया तो माइनस। करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपकी लेस होगा, क्योंकि करंट एसेट यानी कि पैसा गया। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे। पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड का तो माइनस, प्रीपेड पेमेंट कर रहे हो तो भी माइनस। ये सब करने का टोटल डिडक्शन बी आएगा। फिर आपका एंड में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा। ए माइनस बी कर दोगे तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से था आपका। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है। वहां पे कैश की सारी चीजें आ रही थी, कैश इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसे का, कैश का आना और जाना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन कैश आइटम। यहाँ पे कैश वाली नहीं होती, नॉन कैश आइटम को देखा जाता है। तो यानी कि इसको एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट फिगर में, एंड देन फिगर ऑफ कैश, एंड देन फिगर कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम्स आती हैं। इतनी बात समझ आई। इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखो, द एडजस्टेड पीएनएल मेथड इज ऑफ्टन टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट्स कन्वर्ट द पीएनएल अकाउंट इनटू कैश फॉरकास्ट। कि जो हमारा पीएनएल मेथड है उसको एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जितनी भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पीएनएल अकाउंट है वो हमें कैश की फोरकास्ट करके दे रहा है, कन्वर्जन करके दे रहा है। पीएनएल जो है वो कैश फोरकास्ट कर रहा है, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड, जो हमारा मेन डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे एक डब्बा सा बनाया, तो आप दोनों को इन दोनों के डिफरेंस से समझ आ जाएगा कि हमने दो मेथड पढ़े हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एडजस्टेड पीएनएल लॉन्ग फोरकास्टिंग के लिए होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश की ट्रांजेक्शन आती है, जबकि एडजस्टेड पीएनएल के अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आती है। आई होप आपको क्लियर है, वही चीज लिखी है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड, द रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, इज दैट वेयर इज द फॉर्मर पीएनएल कंसीडर नॉन कैश आइटम, जो हमारे पीएनएल वाले हैं वो कंसीडर करता है नॉन कैश आइटम फॉर एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट फिगर, एंड द लेटर रिसिप्ट एंड पेमेंट टेक्स इनटू द अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट वाला मेथड आता है अपना बैलेंस शीट का, ठीक है। पहले आपको सारे मेथड में समझा देती हूँ, उसके बाद इसके फॉर्मेट समझ आ देंगे। तो बैलेंस शीट मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड। लंबे समय के लिए अगर कैश की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने के लिए, जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट मेथड लगाते हैं। अब बजटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर विद ऑल द आइटम, एसेट्स एंड लायबिलिटी आती है, आपको पता ही है। बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति और कर्जा दोनों को देखा जाता है, एक्सेप्टिंग कैश और बैंक बैलेंस, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस को हटा करके एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग लेते हैं किसके अंदर, बजट बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। टू साइड रहता है, आपको पता है, इधर लायबिलिटीज आती हैं, इधर एसेट्स आती हैं, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर द देन टोटल, फिर उसको टोटल किया जाता है और बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है, टेकन इज कैश, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स आपकी कम है तो वो बैलेंस ऑफ कैश होगा, ठीक है। और अगर आपकी एसेट्स जो है वो ज्यादा है, लायबिलिटी यानी कर्जा कम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि लायबिलिटी ज्यादा होने पे बैलेंस कैसे बच रहा है। तो वो आपको पता ही होगा कि अगर मान लो लायबिलिटी ज्यादा है तो इसका बैलेंस तो यहाँ शो करेगा ना, तो ये जब एसेट में आएगा तो बैलेंस ऑफ कैश ही दिखाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही कि अगर एसेट का बैलेंस ज्यादा है और लायबिलिटी का कम है तो इसका बैलेंस यहाँ दिखाएगा लायबिलिटी में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मास्टर बजट, ठीक है। तो भाई देखो, सीरीज के हिसाब से चलता है, एक सीरीज समझो कि किस तरीके से हम चीजें बनाते हैं। तो सबसे पहला आपको पता ही होगा कि कौन से जो है अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से, जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो भाई, अगर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा कि बजट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सबसे पहला बजट कौन सा होता है अपना, सेल बजट। वो सबसे मेन बजट है, सेल्स बजट। उसके बाद हम काफी सारे बजट्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट बजट होता है, सबसे लास्ट वाला होता है मास्टर का, ठीक है। और उससे पहले होता है अपना कैश का। इस तरीके से हमारे बजट्स चलते हैं, ये होते हैं मेन बजट्स। तो सबसे पहले सेल्स बजट बनाना होता है, उसके बाद अपना कैश बजट बनता है, और सबसे लास्ट में बनता है अब हम समझते हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट सबसे लास्ट है, इसके बाद कोई बजट नहीं बनता, क्योंकि ये समरी है सारे ही फंक्शनल बजट्स की। यानी कि मास्टर बजट इज अ कंसोलिडेटेड समरी है ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ठीक है। तो मास्टर बजट जो है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, मास्टर बजट जो है दो जो है हमारे अकाउंट, उसको जोड़ने पे बनता है, ठीक है। ऑपरेशनल एंड ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे मास्टर बजट बिल्कुल तैयार हो जाता है, ठीक है। अनबजटेड पीएनएल अकाउंट, यानी कि जो आपके ऑपरेशनल है, ऑपरेटिंग है, उसमें क्या आता है, बजटेड पीएनएल अकाउंट आता है, और फाइनेंशियल के अंदर आपके बजटेड बैलेंस शीट आती है। यानी दो अकाउंट बनाओ, जोड़ दो, और मास्टर बजट बन जाता है। तो बजट जो है वो किस तरीके से है, बजट जो है वो प्रेजेंट, यानी कि बजट जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बजट डायरेक्टर प्रिपेयर द मास्टर बजट। जो हमारा बजट डायरेक्टर होता है वो मास्टर बजट को बनाता है, देन उसको फिर अपने बजट कमेटी के सामने जो है प्रेजेंट करता है, और देन बीओडी के आगे उसको सबमिट किया जाता है फॉर फाइनल अप्रूवल। तो इतनी बात समझ आई आप लोगों को, इस प्रकार से था ये। तो मैंने लिखा भी है मास्टर बजट, यानी कि ओबी प्लस एफबी, पीछे भी ऊपर बताया आपको। मास्टर बजट इज प्रिपेयर बाय द बजट डायरेक्टर और बजट ऑफिसर इज प्रेजेंट टू बजट कमेटी फॉर अप्रूवल, इट्स अप्रूव, इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फाइनल अप्रूवल। वही चीज मैंने आपको बताई है और वो यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको क्लियर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर परेशान थे कि मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो कब करवाओगे आप। और मैं आप लोगों को जैसे कि बता रही थी कि मैंने डीयू की सीरीज को कंप्लीट करना था पहले, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली इग्नू के स्टूडेंट्स के अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के 14 से हैं, किसी के 16 से हैं, ऐसे इस तरीके से हैं। बट जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो 26 जून को होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि उससे बहुत दिन पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करा दूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो डिले हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू की सीरीज चल रही थी। उसके बाद मैं इग्नू के कुछ बीकॉम एफ के जो बच्चे थे उनके लिए कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं अपलोड हुई थी, तो वो कर रही थी मैं। साथ में आप लोगों के लिए मैंने इंडियन इको और जो सब्जेक्ट रह गया था उसका मैंने जो क्या कहते हैं, मतलब इसका गेस्ट पेपर जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप पढ़ पाओ। और वो काफी हद तक इनफ है, और जैसे ही टाइम बच जाएगा तो मैं उनका भी सिलेबस वन शॉट कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये रहा आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। जिन बच्चों ने ले लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिनको लेने की इच्छा है वो ले सकते हैं, बट कुछ कंपल्जन नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को साथ बताना चाहती हूँ कि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, और आंसर जो है इसके जो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं और या फिर कोई अनदर कोर्स करते हैं, और उनके पास पेपर से सिर्फ 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले या एक रात वो पहले पढ़ पाते हैं। तो काफी सारे बच्चों की डिमांड्स पे हम लोगों ने ये रेडी कराया है, ठीक है, ये गेस्ट पेपर रेडी कराया है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद फॉर्मूलेज, यानी कि सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी, सब कुछ एक ही किताब के अंदर मिलने वाला है। और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं तो ये काफी लेंदी हो जाता है। तो लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, वहां पर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक मैं सारे अपलोड कर दूंगी, सारे टॉपिक के पहले से ही अपलोड कर दूंगी। फिर जैसे जैसे मैं टॉपिक कराती जाऊंगी, फॉर्मूले ये रहे, थ्योरी ये रही, और इग्नू के स्टूडेंट हो आप लोग तो थ्योरी भी पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, डिफरेंस वगैरह सब कुछ है, फ्लो चार्ट वगैरह आप देख सकते हो किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनवाए हैं।
सो दैट जो है ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब कुछ मेंशन्ड है इसके अंदर, ठीक है। अलग से पेज पे फॉर्मूले भी मेंशंस करवा दिए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के अंदर जैसे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है उसके स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो हर तरीके की चीज हमने इसके अंदर प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे है, ठीक है। तो अभी टाइम लिमिटेड है, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई और सब्जेक्ट में आपकी बैक है ईवीएस वगैरह में, तो उसके लिए भी हमने बिल्कुल रेडी करा दिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से 90% आने के चांसेस है आपके पेपर, उसको रेडी कराया है। और लास्ट 3 इयर्स के पेपर भी हमने इसके अंदर एड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी, ठीक है। अगर आप लोग ड्यू के स्टूडेंट हैं या फिर आप इग्नू के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैंने आपको लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन की थी वो करा दिया था। उसके बाद मैंने यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल की जो ऊपर जो आपके बजट्स थे कितने प्रकार के होते हैं वो सब डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद की ये वीडियो है, ठीक है। यानी आप इसको ये बोल सकते हैं जो हमारा बजट वाला चैप्टर चल रहा था यूनिट नंबर 2 या 3 की बात करें, तो अब हम फाइनल स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि इग्नू के अंदर कोड है BCOE 142, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 जो चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बजट्स का इंट्रो दे दिया था कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और उनके फीचर्स वगैरह भी बता दिए थे बजट्स के। तो अब जो हमारा है वो है कैश बजट, ठीक है। कि हमें अगर कैश बजट बनाना होता है, सबसे पहले तो कैश बजट बनाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं पहले ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें किस तरीके से फॉर्मेट होता है वो समझेंगे, सो दैट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख रही हूँ 8178359562 पर, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ठीक है। तो कैश बजट का मींस क्या है, सबसे पहले तो बजट का मतलब समझो, ठीक है, कि बजट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बजट के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। बट अगर हम बजट की बात करें तो हम बजट क्यों बनाते हैं और अलग अलग बजट क्यों बनाए जाते हैं, तो देखो भाई, हमारे जो घर का बजट होता है वो बहुत डिफर होता है, ठीक है। जो हमारे घर का बजट होता है बहुत ही अलग होता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हमें घर का बजट बनाना होता है, हम कॉपी लेके और एक जो है पेन लेके बैठ जाते हैं और इनफॉर्मल या कैसे भी तरीके का बजट बना लेते हैं, वो काम चल जाता है। लेकिन जब हमारी बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो बजट होता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स पॉलिसीज फॉर अ गिवन पीरियड टू बी यूज ऑफ गाइड, ठीक है। एक तरीके का ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं इन दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है वो क्या, बजट। तो हमने बजट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो मोस्ट प्रोबेबली देख लेना, सो दैट ये समझ आएगा। तो बजट जो है, ठीक है, बजट समझ आ गया हमें। अब बजट के बाद आता है, बजट के टाइप्स में आता है कैश बजट। कैश बजट बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आता है रिसिप्ट पेमेंट मेथड, सेकंड आपके पास आता है एडजस्टेड पीएनएल मेथड, थर्ड आता है बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि कैश बजट एक्चुअल में होता गया है। तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि कैश बजट में क्या क्या चीजें आती है। नाम से समझ में आ रहा, कैश, कैश मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है। कैश का आना जाना, यानी कि कैश पेमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को कितना कैश पे करना है। और कैश रिसिप्ट मतलब आना, रिसिप्ट मतलब रिसीव, यानी कि कितना पैसा कैश में रिसीव होगा और कितना पैसा कैश में जाएगा। ये इनका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है इसकी फोरकास्टिंग करना, ठीक है, एस्टिमेट करना, यानी कि एस्टिमेशन लगाना रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे ना 3 मेथड दिए गए हैं कैश बजट को बनाने के लिए। तो जो सबसे मेन हमारा बजट आता है, वैसे तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिटेल्ड है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो बिजनेस हैज सफिशिएंट कैश अवेलेबल, ये सारी चीजें कैश बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये पता चल सके कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या क्या हमारे बिजनेस के पास इतना फंड अवेलेबल है, क्या कि कैश इतना अवेलेबल है, सो दैट जो आगे हमारी फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग कैश बजट बनाते हैं। आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर में अगर किसी भी चीज का कोई मैरिज है या कुछ भी फंक्शन है या फिर नॉर्मल भी आप बजट बनाते हो, तो आप चीजों को एनालाइज करते हो ना कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, फिर आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप लोग बजट बनाते हैं। तो सोचो, जब आप अपने घर के अंदर बजट बनाते हैं तो जब ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वो क्यों ना इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में जानना चाहेगी।
ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे किसके, कैश बजट बनाने के। ठीक है, तो कैश बजट बनाने के लिए तो अब मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया है जिसमें आपको मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट, कि आपने अगर कैश बजट बनाना है तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वो होता है हमारा कि सफिशिएंट जो कैश है वो अवेलेबल है या नहीं, ताकि हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक तो ये है कि हम लोग कैश बजट इसीलिए बनाते हैं, इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश सफिशिएंट है या नहीं। नंबर 2 आता है कैश का एक्सेस। ठीक है, कि कैश हमारा एक्सेस में है या फिर शॉर्टेज में है, यानी कि अगर एक्सेस में है तो हम कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और हम फ्यूचर चीजों पे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे कैश के अंदर शॉर्टेज है यानी कि कमी है, तो उससे क्या होगा, तो शॉर्टेज होगी तो हमें बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, कैश बजट से ही पता चलता है कि एक्सेस में है कैश या फिर शॉर्टेज में है। तो देखो भाई, मैं ऑलरेडी आपको ये सिलेबस डिस्कस डिटेल में ही करा रही हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं जो है आपको जो है ये करा रही हूँ। और उसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी करवा दूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद आता है बेसिस फॉर क्रेडिट, यानी कि जो आपका उधार है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट की अगर बात करूं, ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उधार चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्रेडिट की भी बात करें तो उससे ये भी पता चलता है। ठीक है, कि रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, उधार कितना लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें भी हमारे कैश बजट से पता लगती हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो आता है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोग कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म का जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसके लिए हमें बोरो करना पड़ेगा या हमारे पास फंड उतना अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन बताता है, हमारा कैश बजट बताता है। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो है अपनी कैश की पोजीशन, वो भी बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें डिक्लेयर कर देता है कौन, कैश बजट। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आप लोगों की ऑब्जेक्टिव की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मैंने उसका लिंक दिया है, वैसे तो पब्लिक अकाउंट है, और नया वाला ज्वाइन करना, पुराना वाला नहीं करना। ठीक है, और जो नया वाला है चैनल, उस पे अभी सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि वो अभी क्रिएट किया गया है। ठीक है, काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा, बट वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिकल के विद आंसर्स में क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है विद आंसर्स डालने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए, और भी बहुत कुछ वहां पे आने वाला है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं करना है ज्वाइन, तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके फायदे के लिए है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैम आप नोट्स के या फिर टेलीग्राम का बोल रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखो भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है सबसे पहला, तो ये काफी डिटेल मेथड होता है। तो द मेथड इज यूजुअली यूज फॉर शॉर्ट टर्म कैश फॉरकास्ट, की कैश की फोरकास्टिंग की जा रही है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, जो शॉर्ट टर्म कैश होता है ना उसके लिए ये मेथड यूज होता है। एंड द कैश बजट बिगिंस, यानी जो हमारा जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, कैश जो बजट है वो कहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी मैं इसका फॉर्मेट भी करवाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी ये समझ लो, मेन ओपनिंग बैलेंस है ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से ये स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कैश की रिसिप्ट जो होती हैं वो प्लस होती हैं सारी की सारी, यानी डिफरेंट सोर्सेज जो कैश रिसिप्ट मतलब मैं एरो बना रही हूँ, पैसा आना, क्या बताया मैंने, पैसे का आना। ठीक है, रिसिप्ट यानी रिसीव हो रहा है, यानी जब पैसा आएगा तो। अब नेक्स्ट आता है कि कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में क्या है कि हमारी जितनी पेमेंट हुई है, पैसा हमारी जेब से गया है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कैपिटल अकाउंट है या रेवेन्यू अकाउंट है, तो इतनी बात क्लियर है। तो इतना समझो कि पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, और उसके बाद ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस रिजल्टिंग फिगर आपके सामने होगी। ठीक है, लेकिन उसमें अब क्या क्या चीजें प्लस करनी है, यानी कैश रिसिप्ट में क्या क्या आएगा एंड कैश पेमेंट में क्या आएगा। तो कैश रिसिप्ट की बात करूं तो उसमें कैश सेल आती है, जितनी सेल हुई कैश में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमने जितना पैसा कलेक्ट किया,
इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लोन्स हो गया, सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स हो गया, यानी कि हमने कोई बड़ी कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचा, ठीक है, सेल कर दिया तो उससे पैसा आ गया। एंड मिसलिनियस कोई भी चीज है, सोर्सेस से कोई पैसा आ रहा है, क्रेडिट सेल है। एंड एडजस्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है, क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है, टाइम लैग करता है। टाइम लैग कैसे, मान लो कि मैंने कोई भी सामान इस महीने बेचा, उसकी पेमेंट मुझे 2 महीने बाद आ रही है, ठीक है, तो बीच का जो टाइम पीरियड आ रही है उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, टाइम लैग आता है, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगी और वो भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट यानी कि जो हमारी बिजनेस है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पेमेंट किस चीज की करेगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल परचेज करना, कोई डायरेक्ट लेबर हो गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट्स, डिविडेंड्स, ये सारी चीजों पे जब पैसा जाता है तो माइनस करना है। इतनी बात समझ आई आपको? आई होप आपको क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं कैश बजट जो हमारा बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, सिर्फ उसमें कैश की ट्रांजेक्शन आती है, तो किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, मंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसके अंदर रिसिप्ट आएंगे, रिसिप्ट को आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कैश सेल्स लेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपने डेटर्स के साथ डेटर से कलेक्शन किया, कॉल मनी ऑन शेयर्स है, लोन रिसीव है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट है, अदर कोई रिसिप्ट है तो आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है, और हर मंथ का अपने अपने कॉलम्स में चला जाएगा, फिर टोटल ए होके नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट आप माइनस करेंगे, यानी कि जो कैश परचेज है वो आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर है वो आएगा, वेजेस एंड सैलरी आएगा क्योंकि पैसा गया है, इंटरेस्ट एंड पेबल वो भी गया माइनस, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी माइनस, लोन रीपे किया पैसा गया माइनस, टैक्स दिया माइनस, डिविडेंड गया माइनस। तो आपको क्या करना है, पेमेंट माइनस और रिसिप्ट प्लस, ठीक है, तो दोनों को अपने कॉलम में डालने के बाद टोटल ए एंड बी करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ए माइनस बी करके। तो इस प्रकार से ये कैश बजट का। अब आते हैं एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस मेथड पे, जो कि हमारा नेक्स्ट है। ये हमारे लॉन्ग टर्म कैश फॉरकास्ट के लिए होता है कि लंबे समय के लिए अगर हमें कैश की फॉरकास्टिंग करनी है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड होता है। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स होता है ये हमारे बिजनेस का, ये तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट जो होता है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाता है कैश फिगर में बाय प्रिपेयरिंग एंड एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट की। आपने जैसे ही अपनी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी कर दोगे तो आपकी जो भी फिगर्स हैं वो निकल के आ जाती हैं, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बता देता है कि कैश कितना अवेलेबल है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन कैश। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें समझनी है, वहां पे क्या था, बात कैश की हो रही थी जो कि कैश से रिलेटेड था, कैश में पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, कैश में पैसा जा रहा है तो माइनस कर दो। बट यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि अपना कैश बजट का फॉर्मेट किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर से अमाउंट और अमाउंट का कॉलम है जिसमें आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ले लेंगे जिसके अंदर बजटेड नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस में, फिर प्रोविजन एंड रिजर्व को ऐड करना है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है उसको प्लस करना है, एक्यूरेट एक्सपेंसेस है तो उसको प्लस करना है, करंट एसेट गिर रही है डिक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको भी ऐड करेंगे, इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर वो ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट वो भी ऐड होगी, ठीक है, देन उसका टोटल करेंगे तो टोटल अवेलेबल कैश ए आ जाएगा। और उसके बाद लेस क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जब चीजें जा रही हैं, ठीक है, हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं यानी कि पेमेंट हो रही है तो माइनस करेंगे और पैसा आ रहा है तो प्लस करेंगे ऊपर, तो रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा वो माइनस हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट क्योंकि आपने फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट करी है तो आपने परचेज किया, पैसा गया तो माइनस, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपकी लेस होगा क्योंकि करंट एसेट यानी कि पैसा गया, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे, पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड का तो माइनस, प्रीपेड पेमेंट कर रहे हो तो भी माइनस, ये सब करने का टोटल डिडक्शन बी आएगा, फिर आपका एंड में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा, ए माइनस बी कर दोगे तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से था आपका। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है, वहां पे कैश की सारी चीजें आ रही थी, कैश इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसे का कैश का आना और जाना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन कैश आइटम, यहाँ पे कैश वाली नहीं होती, नॉन कैश आइटम को देखा जाता है, तो यानी कि इसको एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट फिगर में, एंड देन फिगर ऑफ कैश, एंड देन फिगर कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है, तो नॉन कैश आइटम्स आती हैं। इतनी बात समझ आई। इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखो, द एडजस्टेड पीएनएल मेथड इज ऑफ्टन टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट्स कन्वर्ट द पीएनएल अकाउंट इनटू कैश फॉरकास्ट, कि जो हमारा पीएनएल मेथड है उसको एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जितनी भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पीएनएल अकाउंट है वो हमें
कैश की फोरकास्ट करके दे रहा है, कन्वर्जन करके देना है, पीएनएल जो है वो कैश फोरकास्ट कर रहा है, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड, जो हमारा मेन डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे एक डब्बा सा बनाया, तो आप दोनों को इन दोनों के डिफरेंस से समझ आ जाएगा कि हमने दो मेथड पढ़े हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एडजस्टेड पीएनएल लॉन्ग फोरकास्टिंग के लिए होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश की ट्रांजेक्शन आती है, जबकि एडजस्टेड पीएनएल के अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आती है। आई होप आपको क्लियर है, वही चीज लिखी है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड, द रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, इज दैट वेयर इज द फॉर्मर पीएनएल कंसीडर नॉन कैश आइटम, जो हमारे पीएनएल वाले हैं वो कंसीडर करता है नॉन कैश आइटम फॉर एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट फिगर, एंड द लेटर रिसिप्ट एंड पेमेंट टेक्स इनटू द अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट वाला मेथड आता है अपना बैलेंस शीट का, ठीक है। पहले आपको सारे मेथड में समझा देती हूँ, उसके बाद इसके फॉर्मेट समझ आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड। लंबे समय के लिए अगर कैश की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने के लिए, जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट मेथड लगाते हैं। अब बजटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर विद ऑल द आइटम, एसेट्स एंड लायबिलिटी आती है, आपको पता ही है बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति और कर्जा दोनों को देखा जाता है, एक्सेप्टिंग कैश और बैंक बैलेंस, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस को हटा करके एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग लेते हैं किसके अंदर, बजट बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। टू साइड रहता है, आपको पता है, इधर लायबिलिटीज आती हैं, इधर एसेट्स आती हैं, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर द देन टोटल, फिर उसको टोटल किया जाता है और बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है, इज टेकन इज कैश, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स आपकी कम है तो वो बैलेंस ऑफ कैश होगा, ठीक है। और अगर आपकी एसेट्स जो है वो ज्यादा है, लायबिलिटी यानी कर्जा कम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि लायबिलिटी ज्यादा होने पे बैलेंस कैसे बच रहा है, तो वो आपको पता ही होगा कि अगर मान लो लायबिलिटी ज्यादा है तो इसका बैलेंस तो यहाँ शो करेगा ना, तो ये जब एसेट में आएगा तो बैलेंस ऑफ कैश ही दिखाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही कि अगर एसेट का बैलेंस ज्यादा है और लायबिलिटी का कम है तो इसका बैलेंस यहाँ दिखाएगा लायबिलिटी में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मास्टर बजट, ठीक है। तो भाई देखो, सीरीज के हिसाब से चलता है, एक सीरीज समझो कि किस तरीके से हम चीजें बनाते हैं। तो सबसे पहला आपको पता ही होगा कि कौन से जो है अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूं आप लोगों से, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो देखो भाई, अगर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा कि बजट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सबसे पहला बजट कौन सा होता है अपना, सेल बजट, वो सबसे मेन बजट है, सेल्स बजट। उसके बाद हम काफी सारे बजट्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट बजट होता है, सबसे लास्ट वाला होता है मास्टर का, ठीक है। और उससे पहले होता है अपना कैश का। इस तरीके से हमारे बजट्स चलते हैं, ये होते हैं मेन बजट्स। तो सबसे पहले सेल्स बजट बनाना होता है, उसके बाद अपना कैश बजट बनता है, और सबसे लास्ट में बनता है अब हम समझते हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट सबसे लास्ट है, इसके बाद कोई बजट नहीं बनता, क्योंकि ये समरी है सारे ही फंक्शनल बजट्स की, यानी कि मास्टर बजट इज अ कंसोलिडेटेड समरी है ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ठीक है। तो मास्टर बजट जो है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, मास्टर बजट जो है दो जो है हमारे अकाउंट उसको जोड़ने पे बनता है, ठीक है। ऑपरेशनल एंड ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे मास्टर बजट बिल्कुल तैयार हो जाता है, ठीक है। अनबजटेड पीएनएल अकाउंट, यानी कि जो आपके ऑपरेशनल है, ऑपरेटिंग है, उसमें क्या आता है, बजटेड पीएनएल अकाउंट आता है, और फाइनेंशियल के अंदर आपके बजटेड बैलेंस शीट आती है, यानी दो अकाउंट बनाओ, जोड़ दो और मास्टर बजट बन जाता है। तो बजट जो है वो किस तरीके से है, बजट जो है वो प्रेजेंट, यानी कि बजट जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बजट डायरेक्टर प्रिपेयर द मास्टर बजट। जो हमारा बजट डायरेक्टर होता है वो मास्टर बजट को बनाता है, देन उसको फिर अपने बजट कमेटी के सामने जो है प्रेजेंट करता है, और देन बीओडी के आगे उसको सबमिट किया जाता है फॉर फाइनल अप्रूवल। तो इतनी बात समझ आई आप लोगों को, इस प्रकार से था ये। तो मैंने लिखा भी है मास्टर बजट, यानी कि ओबी प्लस एफबी, पीछे भी ऊपर बताया आपको। मास्टर बजट इज प्रिपेयर बाय द बजट डायरेक्टर और बजट ऑफिसर इज प्रेजेंट टू बजट कमेटी फॉर अप्रूवल, इट्स अप्रूव, इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फाइनल अप्रूवल। वही चीज मैंने आपको बताई और वो यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ये एक प्रॉपर एक लेसन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसको वन शॉट इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है बेसिकली वो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ।
ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट करने से पहले हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में जानना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि मैम हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका इंट्रोडक्शन तो आप दे नहीं रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पढ़ना है। तो देखो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया था, उससे पहले हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि टू वाइटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है उसका फंक्शन क्या है। यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। वाइल प्लानिंग हेल्प द मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग करने से हमारे जो मैनेजमेंट को मदद मिलती है, सिस्टमैटिक एफर्ट लगाते हैं सो दैट हमारे गोल्स, ठीक है, और चीजें जो है कंट्रोल हो पाती हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जो है प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बताता है कि जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है वो सबसे पहला ही सिस्टम अवेलेबल था। हमें अगर कॉस्ट के बारे में जानना है, एसेंटेन करना है उसकी वैल्यू को, तो सबसे पहला जो कॉस्टिंग हुआ करती थी वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ही हुआ करती थी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स होने की वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, सो दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया और हमें उसके बारे में लिमिटेशंस वगैरह उसका मीनिंग जानेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हुआ करता था। तो इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ओनली एक्चुअल कॉस्ट आर एसेंटेन, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती थी उसको ही एसेंटेन किया जाता था। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द एक्चुअल कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड इन द पास्ट, की पास्ट हिस्टोरिकल मीन्स दैट हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में जो भी कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो ठीक है, ये बात तो सही है कि जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, तो जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट, सच कॉस्ट आर एसेंटेन ओनली आफ्टर दीज हैज बीन इनकर्ड, यानी कि जो चीजें ये सब इनकर्ड होने के बाद हम अंदाजा लगाते हैं। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमें पहले से ही जानना होता है, क्योंकि अगर जो चीज हो जाएगी उसके बाद अगर हम जानेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा और एक्चुअल कॉस्ट भी नहीं पता लग पाएगी। सो दैट हमें कुछ चीजें प्री डिटरमाइन बेसिस पे निकालनी होती है, ठीक है। तो अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की बुराई क्या है, क्योंकि इसकी बुराई रही होगी तभी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो आप बस लिमिटेशन समझ लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, इसका मीनिंग भी, और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों आया। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव सिस्टम पड़ता था, बहुत ही महंगा पड़ता था, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशंस होती थी तो बहुत ज्यादा टेक्निक्स लगानी पड़ती थी, सो दैट ये बहुत महंगा पड़ता था। डिले इन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, काफी डिले हो जाता था इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल होने में, ठीक है। और अगर ज्यादा डिले होगा तो हम अपनी ग्रोथ कभी भी टाइमली नहीं कर पाएंगे। और थर्ड है नो बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और इसमें कोई बेसिस नहीं होता था कॉस्ट कंट्रोल का, ठीक है। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम किसी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या ही फायदा हमारे जो कॉस्टिंग करने का, या फिर जो हम यह जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो यार्ड स्टिक फॉर द मेजरिंग एफिशिएंसी, और इसकी ये भी बुराई थी कि हम अपनी एफिशिएंसी को भी मेजर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ना तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी टाइमली नहीं मिल रही, महंगा भी है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी मेजर नहीं कर पा रहे। तो ये सारी बुराई होने की वजह से ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जन्म होता है, ठीक है, आती है ये, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वाज द ओनली मेथड अवेलेबल फॉर एसेंटेनिंग एंड प्रेजेंटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, स्टैंडर्ड एससी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ये हमारी प्री डिटरमाइंड है, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन करी गई है, ठीक है। तो देखो भाई, इट इज अ स्पेशल टेक्निक टू कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट, की अगर आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो एक स्पेशल टेक्निक है, क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मैंने ना यहाँ पर ना आपको और इजी समझाने के लिए एक छोटा सा डब्बा बना दिया है हिस्टोरिकल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। तो हिस्टोरिकल क्या है, पास्ट होती है, इसकी कुछ बुराइयां थी जिसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो प्री डिटरमाइन होती है और इसके अंदर जो है ड्रॉबैक्स नहीं होते, करेक्शन के बाद ही आई है ये, ठीक है। पहले से ही कॉस्ट का पता लगाया जाता है प्री डिटरमाइन बेसिस पे। तो उसके बाद आता है अपना जो कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का आता है, ठीक है। तो CIMA लंदन जो है हमारा, उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी है स्टैंडर्ड कॉस्ट की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है।
तो अभी आप सोचोगे कि मैम अभी आपने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। तो भाई देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ आ गई, एक मेथड है, ठीक है, जो प्री डिटरमाइन बेसिस पे आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाता है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो पहले आपको डेफिनेशन समझाती हूँ, फिर अपना एक अलग सा एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। यानी जो ये हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एससी जो है हमारी, वो एक प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही कॉस्ट को डिटरमाइन किया गया है, किसके बेस्ड ऑन किसके बेस पे एस्टिमेशंस लगाए गए हैं कि मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, मटेरियल पे कितनी कॉस्ट आएगी, लेबर पे कितनी कॉस्ट आएगी, ओवरहेड पे कितना कॉस्ट आएगा फॉर द सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, की उस सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। और जो भी हमारा की जो भी हमारी वर्किंग कंडीशन है उसके हिसाब से कितने कितनी जो है कॉस्टिंग आएगी, पहले से ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इग्नू के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया चल रहा है, यूजी लिखा है और यहाँ पे पीजी लिखा है, तो यूजी के अंदर 35% है और पीजी वालों को 40% लेना होता है पास होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि 35 अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 40% चाहिए पास होने के लिए। इतनी बात समझ आई आपको। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है आप इसको समझ सकते हो, स्टैंडर्ड मार्क्स समझ सकते हो कि इतने इतने बोले, अगर इससे कम आते हैं तो आप फेल होते हो और इससे ज्यादा आते हैं तो आपके जो है डिविजन में काउंट होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और उसका अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कुछ इसी तरीके से पहले से डिटरमाइन करी जाती है, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और डब्बा बनाया ताकि आपको चीजें और समझ में आए। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कि क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। एंड एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल जो है, एक्चुअल निकल के कितनी आई। जैसे मान लो इसको एग्जांपल से समझो कि अंडर ग्रेजुएट में पास होने के लिए 35% चाहिए और किसी बच्चे के 50% आते हैं, तो कंपैरिजन हो गया ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो इसी तरीके से है। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो रहता ही है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी चीजों पे काम कर रही है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों पे काम नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों पे क्यों इतनी डिटेल स्टडी करवाती है। यानी कि कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग के बारे में इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट कि हमारा जो है प्रॉफिट हो, हमारी कॉस्टिंग कमाए, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। और आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ाई है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इतनी बात समझ आई आपको। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है वेयर बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंप्यूटेड सब्सिक्वेंटली कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट टू फाइंड आउट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर वेयर बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंप्यूटेड, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको हम कंप्यूट करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ और फिर डिफरेंस निकाल के देखते हैं। वही चीज मैंने जो समझाई थी उसको यहाँ पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बुक वालों ने, द डिफरेंस। और फिर जो डिफरेंस आता है ना, नोन एज अ वेरिएंस, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके कुछ अपने फॉर्मुलेज हैं, उस पर मैं कोड बना के आपको कराऊंगी। काफी सारे बच्चों ने वेरिएंस पहले यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा है, तो उसके फॉर्मुले वगैरह थोड़ी दिक्कत करते हैं। मतलब वैसे तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, स्टिल मैं उसके फॉर्मुले ऐसे आपको करवा दूंगी कि आपको टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज डिफरेंस नोन एज द वेरिएंस, वही वेरिएंस है, आर देन एनालाइज टू नो द cause and thereof so as the to provide bias of control, basis of control। यानी कि तो हम ये सब चीजें जो है जैसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ तो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा, यानी वेरिएंस निकल के आएगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स दिए गए हैं जो हमें समझ लेने होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको? तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ये जो है वर्क करेगा। सबसे पहले आता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि आपको अपनी एससी यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या करना है, सेट करना है। जैसे मटेरियल का कितना है, लेबर का, ओवरहेड का, ये सब। उसके बाद आपको एक्चुअल कॉस्ट को एसेंटेन करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ, फिर आपका डिफरेंस आएगा जिसको आप वेरिएंस बोलेंगे। वेरिएंस आने के बाद आप चीजों को यानी कि वेरिएंस को एनालाइज करेंगे फॉर एसेंटेनिंग रीजन देयर ऑफ, यानी कि आप रीजंस निकालेंगे कि किस वजह से डिफरेंस आया, फिर देन रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं तो वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस तरीके से कहां कहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगता है। तो इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग, जो कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वही लगता है। जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं वहां पे ये नहीं लगता, क्योंकि वहां पे ये काफी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्री जैसे कि जो प्रोड्यूस करती हैं सेम प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर रिपीटिव
इन नेचर के होते हैं, जैसे स्टील, शुगर, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों के जो डील करते हैं प्रोडक्ट जिनमें, तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगता है। इन जॉबिंग इंडस्ट्री इट इज नॉट worthwhile to develop employee as a full system of standard costing। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग होगा तो सबकी डिफरेंट और अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। दिस इज बिकॉज इन सच इंडस्ट्री जॉब अंडरस्टैंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच जॉब में प्रोवाइड डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। वही वाली बात है जो मैंने आपको समझा दिया। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना काफी हद तक ज्यादा है। इसके अंदर 2-3 डिफरेंस दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हैं तो भी इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। जो आपकी बुक है ना ड्यू की, उसमें ये 2 डिफरेंस दिए गए हैं, तो आप 2 अच्छे से पढ़ लेना। एक आधा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट समझ लेते हैं कि देखो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ व्हाट द कॉस्ट विल बी, कि क्या कॉस्ट होगी और क्या होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और प्लान्ड कॉस्ट, ये हमारी प्लान्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, विच आर डिटरमाइन ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस पे आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी के देखने के बाद हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। जबकि एस्टिमेटेड में क्या होता है कि हम किसके बेसिस पे, पास की फिगर देख के ही एस्टिमेट लगा पाते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंटिसिपेटेड चेंज इन फ्यूचर, सो दैट इस तरीके से कंसिडरेशन होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कुछ चेंज भी करना पड़े तो हम कर पाए। तो इस तरीके की कुछ पास फिगर को एनालाइज करके ही हम ये जो है कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाते हैं, अंदाजा लगा पाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। एक और डिफरेंस देखते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल का, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट कॉस्ट शुड बी एंड व्हाट द कॉस्ट विल बी, ये बजटरी कंट्रोल है, बजट, ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड है। तो इतनी बात समझ आई आपको। एक बार इसका डिफरेंस हम लोग समझना चाहेंगे, ठीक है। व्हाट द कॉस्ट विल बी, एंड इसमें क्या आता है आपका व्हाट कॉस्ट शुड बी। द स्कोप ऑफ एससी, यानी कि जो इसका स्कोप है रिलेटिवली नैरो है, एट एज इट्स कवर मेनली प्रोडक्शन कॉस्ट, ये ज्यादातर प्रोडक्शन कॉस्ट को मेनली कवर करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जबकि बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या आता है, द स्कोप ऑफ बजटरी कंट्रोल इज वाइड एज द रिलेट टू डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, जैसे कि सेल, परचेज, कैश हो गया, ये सारी चीजें, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, इन सब चीजों में जब बात आती है तो वो बजटरी कंट्रोल में आता है। एससी कैन नॉट बी यूज विदाउट बजट। हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो बिना जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कैन नॉट बी यूज, हम बिना बजट के इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्लान्ड, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पे इसको हम प्लान कर लेते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, बजट कैन बी ऑपरेटेड विद स्टैंडर्ड, है ना, बजट को हम ऑपरेट कर पाते हैं स्टैंडर्ड के साथ। एंड बजट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, पास की कुछ फिगर्स है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं जो हमें समझ लेने हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहला तो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल होता है, और ये प्लानिंग में बहुत मददगार साबित होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो पास्ट वाली थी, उसकी कुछ बुराइयां थी, सो दैट ये एडवांस चीज आई है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि प्लानिंग में मदद करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं करता था। ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने को मिलती है, मोटिवेशन फैसिलिटेट होता है, क्योंकि आपको प्री डिटरमाइंड बेसिस पे चीजें पता लगती हैं, कॉस्ट को आप एनालाइज करते हो, तो ये आपको एक मोटिवेशन देता है, ठीक है, कि हाँ ये चीज इस तरीके से फ्यूचर में हो पाएगी। लेस रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और इस प्लानिंग में भी मदद करती है। ये सेम पॉइंट हो गया, इसको कट डाउन कर दो, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, कि लिमिटेशंस क्या है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, है ना। तो डिफिकल्टी आती है जब हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप स्टैंडर्ड इज टू डिफिकल्ट टास्क एज इट रिक्वायर टेक्निकल स्किल। इसके लिए हमें टेक्निकल स्किल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एंड द स्टैंडर्ड मे बी टू स्ट्रिक्ट एंड टू लिबरल इन इफ inaccurate standard are set they can be do more harm than good to the business, कि अगर हमने कोई स्टैंडर्ड inaccurate सेट कर दिया तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आता है frequent revision of standard। इसमें क्या होता है, in course of time sometime even in a short period the standard become rigid, they require a revision because business condition constantly keep on changing। कि आज आप देख रहे हो कि हमारा जो वातावरण है बिजनेस का कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, और शॉर्ट पीरियड की बात करूं तो भी कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी चेंजेस की वजह से हमें अप टू डेट रहना होता है,
और अगर हम अप टू डेट नहीं रहते तो एक मेजर कंसर्न यानी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट रिवीजन देना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इफेक्ट ऑन साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉय क्या है? समटाइम्स स्टैंडर्ड क्रिएट अडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है ऑन द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। इफ द स्टैंडर्ड इज सेट एज अ हायर लेवल, इट्स नॉन अचीवमेंट वुड रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन, बिल्डअप, रेजिस्टेंस, यानी कि कभी कभी एम्प्लॉय को ये फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे स्टैंडर्ड जो है हाई लेवल पे सेट हो जाते हैं तो वो हमें हमारे एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, ये किसकी बुराई है। एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएंस डिफिकल्ट, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ड्यू टू द प्ले ऑफ रैंडम फैक्टर, जैसे वेरिएंस कैनॉट समटाइम बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद आता है एक्सपेंसिव, तो होता ही है क्योंकि ये इसके लिए काफी स्किल्स और काफी सारी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट ये जो है कैलकुलेट हो पाएगा। नॉन सुटेबल फॉर नॉन स्मॉल कंसर्न, छोटे जो कंसर्न होते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी टेक्निक और काफी सारा माइंड और चीजें एनालाइज करनी होती हैं, तो नहीं हो पाता, ये स्मॉल कंसर्न के लिए सुटेबल नहीं है ये कॉस्टिंग। तो आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, जो जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।